कश्मीर के एक अंधेरे अंडरग्राउंड बंकर में घाटी के सबसे खूंखार आतंकी बैठे हैं और उनके बीच बैठकर बड़ी शांति से उनके लिए चाय बना रहा है एक भारतीय सेना का नौजवान। उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं है, लेकिन उसके फेरन के अंदर उसका हाथ एक लोडेड 9mm पिस्टल पर टिका है। एक छोटी सी गलती, एक गलत जवाब और उसको वहीं मौत के घाट उतार दिया जाता। ये किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि फर्स्ट पैरा एसएफ के लेजेंड मेजर मोहित शर्मा की असली कहानी। एक ऐसा पैरा कमांडो जिसने दुश्मनों का काल बनने के लिए अपनी ही पहचान मिटा दी और सीने पर गोली खाकर भी आखिरी सांस तक आतंकियों से लड़ता रहा। दिल थाम लीजिए, क्योंकि द रेड डेविल्स के इस शूरवीर की कहानी आज आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था। वो एक होनहार छात्र थे जिन्होंने शुरू में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। हालांकि सेना के प्रति अपने जुनून के चलते उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और 1995 में नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में शामिल हो गए। एनडीए में वो सिर्फ एक कैडेट नहीं थे, बल्कि एक पावर हाउस थे। वो एक कमाल के बॉक्सर होने के साथ एक बेहतरीन घुड़सवार भी थे। साल 2003 में उन्होंने आगरा में पैरा एसएफ ट्रेनिंग ली, जो कि भारतीय सेना की सबसे खूंखार यूनिट फर्स्ट पैरा एसएफ की थी, जिन्हें द रेड डेविल्स के नाम से जाना जाता है। 90 दिनों की वो नर्क जैसी प्रोबेशन, जिसमें आधे से ज्यादा लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, वहां मोहित शर्मा डटे रहे। नींद की कमी, शरीर पर 40 किलो का वजन और मीलों तक दौड़ना। उन्होंने अपनी चमड़ी छिलते देखी, लेकिन अपनी आत्मा को कभी टूटने नहीं दिया। आखिरकार वो एक पैरा कमांडो बन गए, जिसका सपना वो दिन रात देखते थे। साल 2004 उधमपुर में एक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग चल रही थी। उस समय कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सोपोर और बांदीपोरा की वादियों में छिपकर भारतीय फौज का खून बहा रहे थे। उन्हें मारना मुश्किल नहीं था, उन्हें ढूंढना नामुमकिन था। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक ऐसे शिकारी की तलाश थी जो आतंकियों के बीच उनके जैसा बनकर रह सके। मेजर मोहित शर्मा ने खुद को इस मिशन के लिए आगे किया। उन्होंने अपना नाम, अपना रुतबा, अपनी पहचान और यहाँ तक कि अपने परिवार से अपना संपर्क तक काट लिया। अगले 6 महीने उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई, कश्मीरी जुबान की बारीकियां सीखीं और नमाज पढ़ने के लहजे से लेकर स्थानीय चाल ढाल तक सब कुछ सीख लिया। वो पिछले 2 महीनों से सोपिया के आसपास के गांवों में घूमते रहे और एक झूठी खबर फैलाई कि उनके भाई को इंडियन आर्मी ने मार दिया है और उन्हें अब बदला चाहिए। मेजर मोहित शर्मा अब इतिहास के पन्नों में दब चुके थे और पैदा हो चुका था इफ्तिखार भट्ट, एक ऐसा साया जो मौत बनकर हिजबुल के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। रात के करीब 2:15 बजे थे। उत्तरी कश्मीर के हंडवाड़ा सोपोर बेल्ट में बर्फ गिर रही थी। देवदार के घने जंगलों के बीच एक साया तेजी से भाग रहा था और उसके पीछे से फौजी सर्च लाइट्स लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। ये साया कोई और नहीं बल्कि मेजर मोहित शर्मा थे। लेकिन उस रात वो मेजर नहीं बल्कि एक भगोड़ा इफ्तिखार भट्ट थे, जो सेना से छुप रहा था। ये पूरी चेज एक स्टेज्ड ऑपरेशन था, ताकि दूर दूरबीन से देख रहे आतंकियों को यकीन हो जाए कि इफ्तिखार वाकई फौज का दुश्मन है। मोहित एक पुरानी जर्जर लकड़ी की सॉमिल के पास थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुके, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का आउटर पेरीमीटर था। उन्हें शक था कि हिजबुल के आतंकी आसपास ही घात लगाए उन्हें देख रहे हैं। तभी अचानक 2 नकाबपोश आतंकी झाड़ियों से निकले और उन्होंने बिना एक शब्द कहे मोहित को जमीन पर पटका और उनकी तलाशी लेने लग गए। उनके पास से एक पुरानी जंग लगी पिस्तौल और एक फटा हुआ कागज मिला, जिस पर उधमपुर के एक मिलिट्री कैंप का नक्शा बना था। एक आतंकी ने उनकी गर्दन पर चाकू टिकाते हुए पूछा, कौन है तू? मोहित ने अपनी आंखों में वो साइकोपैथिक चमक पैदा की जो उन्होंने हफ्तों शीशे के सामने प्रैक्टिस की थी और बोले, मेरा नाम इफ्तिखार है, मुझे तुम्हारे आका से मिलना है। मेरे पास वो जानकारी है जो तुम्हारी इंडियन आर्मी से लड़ने में मदद करेगी। आतंकियों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें नक्शा एकदम असली लग रहा था। उन्होंने मोहित की आंखों पर काली पट्टी बांधी और उन्हें अपने साथ घसीटते हुए जंगल के और अंदर ले गए। करीब 40 मिनट के पैदल सफर के बाद उन्हें एक अंडरग्राउंड बंकर में ले जाया गया। जब उनकी आंखों से पट्टी खुली तो उनके सामने पीली रोशनी में 2 आतंकी बैठे थे, अबू सब्जार और अबू तोरारा। ये दोनों घाटी के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में टॉप पर थे। सब्जार ने अपनी AK-47 की नली मोहित के सीने पर रखी और बोला, कौन है तू और यहाँ पर कैसे आया? कहीं तू सेना का कोई जासूस तो नहीं? मोहित ने बिना पलके झपकाए बोला, 2001 में इंडियन आर्मी ने मेरे भाई को मार दिया था और अब मुझे उनसे बदला चाहिए। इसलिए मैंने सेना की एक चेक पोस्ट पर बड़े हमले की पूरी रेकी कर ली है और मुझे बस हथियारों की मदद चाहिए। मोहित जानते थे कि आतंकियों को इमोशनल और रेडिकलाइज्ड लड़के पसंद है, लेकिन डेस्परेट लड़के शक पैदा करते हैं। इसलिए उन्होंने खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में पेश किया जिसके पास खोने को कुछ नहीं था। सब्जार ने एक ठंडे लहजे में हंसते हुए बोला, हम कैसे यकीन करें इफ्तिखार कि जो कुछ तू कह रहा है वो सच है और तू कोई सेना का जासूस नहीं है? मोहित ने सख्त लहजे में बोला, अगर शक है
तो मेरा इम्तिहान ले लो। उन्होंने अपनी फेरन के अंदर हाथ डाला और अपनी छाती पर बने गहरे जख्म का निशान दिखाया, जो उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान एक चाकू से खुद बनाया था ताकि वो पुराना लगे, और बोले, ये निशान उस रात का है जब उन्होंने मुझे टॉर्चर किया था। अगर मैं फौज का होता तो क्या वो अपने ही आदमी को इतना टॉर्चर करते? लेकिन सब्जार को मोहित पर अभी भी शक था। सब्जार का भरोसा पाने के लिए मोहित ने आर्मी की कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की, जो असल में सेना द्वारा आतंकवादियों को फंसाने के लिए प्लान किए गए कंट्रोल्ड लीक थे। मोहित ने नक्शे में उन्हें फॉल्स रूट दिखाया, जिससे सब्जार का शक अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसे लगा कि इफ्तिखार न सिर्फ फौज से नफरत करता है, बल्कि उसे उनकी मूवमेंट्स की भी जानकारी है। सब्जार मुस्कुरा कर बोला, तुरारा, सामान बांधो, हम इस लड़के को साथ ले जा रहे हैं। अगर इसकी जानकारी सही निकली तो ये हम में से एक बनेगा, और अगर गलत हुई तो इसे तड़पा तड़पा कर मार देंगे। अगले कई दिन मोहित ने उस घुटन भरे अंधेरे बंकर में गुजारे, जहां सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं थी। मोहित वहां सिर्फ रह नहीं रहे थे, बल्कि वो उस जगह को मैप कर रहे थे। दिन भर वो आतंकियों के साथ बैठकर अपनी राइफल साफ करते, लेकिन उनकी नजरें राइफल पर कम और बंकर की दीवारों पर ज्यादा थी। उन्होंने अपने दिमाग में बंकर का ब्लूप्रिंट बना लिया था। आतंकियों के सोने से लेकर उनके शिफ्ट बदलने का सटीक समय उन्हें सब पता चल गया था। एक रात माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया, जब एक आतंकी जो सालों से सोपोर की गलियों में रहा था, वो मोहित के करीब आया और उनकी तरफ देखकर बोला, तू कहता है तू शोपियां के उसी मोहल्ले से है जहां मैं रहता था, तो बता, उस चौक पर जो पुरानी बेकरी थी उसका मालिक कौन था? बंकर में सन्नाटा छा गया। सब्जार और तोरारा की नजरें मोहित पर टिक गईं। एक गलत जवाब और मेजर मोहित का सिर उसी वक्त धड़ से अलग हो जाता। मोहित ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, तुम अहमद बेकरी की बात कर रहे हो ना? वो तो 1992 की आग में जलकर राख हो गई थी। अब वहां सिर्फ एक खाली प्लॉट और टूटी हुई दीवारें बची हैं। आतंकी चौंक गया। उसने धीरे से सर हिलाया और पीछे हट गया। ये वो हाइपर लोकल जानकारी थी जो किसी नक्शे या मिलिट्री फाइल में नहीं मिल सकती थी। मोहित ने साबित कर दिया कि वो इफ्तिखार ही है। मेजर मोहित शर्मा अब इफ्तिखार के रूप में हिजबुल के इनर सर्कल में घुस चुके थे। उन्होंने वो कर दिखाया था जो लगभग नामुमकिन था, यानी दुश्मन को ये यकीन दिलाना कि वो उनमें से एक है। उन्होंने धीरे धीरे उन आतंकवादियों की सारी खुफिया डिटेल इंडियन आर्मी को दी। मगर एक दिन जब वो तीनों एक खुफिया ठिकाने में बैठे थे, मेजर मोहित उन आतंकियों के लिए कश्मीरी चाय यानी कहवा बना रहे थे। तभी बातों बातों में अबू तुरारा और अबू सब्जार को इफ्तिखार पर कुछ शक हुआ। वो उसकी पहचान को लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगे। मेजर मोहित समझ गए थे कि इन आतंकियों को उन पर शक हो रहा है। अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं करा तो वो पकड़े जा सकते हैं। उन्होंने बड़ी शांति से निशाना पक्का करने के लिए आतंकियों से कुछ कदम की दूरी बनाई, इससे पहले कि उन दोनों आतंकियों का शक यकीन में बदल जाता और वो कुछ कर पाते। मेजर मोहित ने पलक झपकते ही अपने फेरन में छिपी 9mm की पिस्टल निकाली। बिजली की फुर्ती से दोनों आतंकियों की छाती पर 2-2 गोलियां दागी और काम तमाम करने के लिए सीधे सिर पर 1-1 गोली। हिजबुल मुजाहिदीन के दोनों टॉप कमांडर वहीं ढेर हो गए। उनका काम पूरा हो चुका था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास छिपे बाकी आतंकी वहां पहुंच सकते थे। मेजर मोहित ने बिना एक सेकंड गवाए मरे हुए आतंकियों के हथियार और उनके पास मौजूद जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में लिए और वहां से तेजी से निकलकर सुरक्षित भारतीय सेना के कैंप में पहुंच गए। मौत के मुहाने पर खड़े होकर दुश्मनों के बीच बैठकर उन्हें उन्हीं के घर में मारने के इस अदम्य साहस के लिए मेजर मोहित शर्मा को सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। साल 2004 के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंडरकवर मिशन के बाद मेजर मोहित शर्मा को सेना ने नए कमांडो तैयार करने की जिम्मेदारी दी, मगर 2008 में उन्हें वापस जम्मू कश्मीर में 1st पैरा SF के साथ तैनात किया गया। उन्हें कुपवाड़ा सेक्टर में घुसपैठ रोकने और एंटी टेरर ऑपरेशंस लीड करने के लिए ब्रावो असॉल्ट टीम का कमांडर बनाया गया। 21 मार्च 2009 सेना को कुपवाड़ा के हफरूदा जंगल में आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली। मेजर मोहित अपनी टीम के साथ जंगल में सर्च ऑपरेशन के लिए निकल पड़े। जब वो आतंकियों को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर तक पहुंचे तो अचानक उनकी और उनकी टीम के ऊपर गोलियों की बौछार होने लगी। आतंकियों ने ऊंचाई का फायदा उठाते हुए 3 तरफ से कमांडोज पर एम्बुश यानी घात लगाकर हमला कर दिया था। फायरिंग इतनी भारी थी कि मेजर मोहित के 4 साथी कमांडो बुरी तरह घायल हो गए और दुश्मन की गोलियों के घेरे में फंस गए। अपनी जान की परवाह किए बिना मेजर मोहित गोलियों की बौछार के बीच जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़े। उन्होंने भारी गोलाबारी के बीच अपने 2 घायल साथियों को सुरक्षित पीछे खींच लिया और अब बारी थी पलटवार की। उन्होंने आतंकियों के ठिकाने पर सटीक निशाना लगाते हुए ग्रेनेड फेंका और पल भर में 2 खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस भयंकर गोलाबारी में एक गोली सीधे मेजर मोहित के सीने में आ लगी। वे लहूलुहान हो गए। उनके साथियों ने उन्हें वापस हटने और मेडिकल मदद लेने के लिए कहा, लेकिन अपने साथियों को बचाने के लिए वो लड़ते रहे। उनके सीने से खून बह रहा था, सांसें टूट रही थी, लेकिन उनका हौसला हिमालय से भी ऊंचा था। मेजर मोहित ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। अपनी अंतिम सांसों को समेटते हुए वो एक शेर की तरह दहाड़े और सीधा आतंकियों के एकदम करीब पहुंच गए। क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट यानी आमने सामने की उस खूनी लड़ाई में शहीद होने से ठीक पहले उन्होंने 2 और आतंकियों को गोलियों से छलनी कर दिया। 21 मार्च 2009
अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने साथियों की जान बचाने और अदम्य साहस दिखाने के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले कमांडोज के लिए मेजर मोहित आज भी एक लेजेंड हैं। वो इफ्तिखार भट्ट बनकर दुश्मनों को छलना भी जानते थे और सीने पर गोली खाकर दुश्मनों को मारना भी। उनके इस सर्वोच्च बलिदान को देश का नमन। जय हिंद।